गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10 नवंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल या फिर एस जयशंकर? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा दिल्ली में आयोजित होने वाली अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की अध्यक्षता की जाएगी। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखा जाए, भारत जो है वो अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय संवाद की मेजबानी कर रहा है, जिस मेजबानी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा की जा रही है। ठीक है, और इस बैठक का, किस बैठक का? जो अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय संवाद की जो बैठक है, उसका उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, और इसी मुद्दे पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बात करें इस बैठक में कौन कौन से जो देश हैं वो शामिल हो रहे हैं, तो देखा जाए पहली बार अफगानिस्तान के सबसे करीबी पड़ोसी देश व मध्य एशिया के सभी देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और साथ ही साथ रूस और ईरान ने भी इस बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है। और बाकी देखा जाए तो इसमें इस बैठक में चीन और पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया गया था, यानी जो इस बैठक में, जो कि फ्रेंड ये जो बैठक होने वाली आज के दिन यानी कि 10 नवंबर के ही दिन आयोजित होने वाली है। तो इस बैठक जो आयोजित होने वाली है, इसमें अभी तक उन्होंने किसी भी प्रकार की औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। अब आज देखते हैं कि इस बैठक का क्या नतीजा निकलता है और कौन कौन से देश इस बैठक में जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो आज पता चल जाएगा क्या होने वाला है आज इस बैठक में। देखा जाए, इससे पहले इस तरह की बैठक जो है 2 बैठकें हुई थी, जो कि ईरान में हुई थी सितंबर 2018 में और फिर दिसंबर 2019 में हुई थी। क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर ये बातें चल रही हैं, तो अफगानिस्तान के बारे में जानना हमारे लिए काफ़ी जरूरी है। फ्रेंड, ये देखिए अफगानिस्तान का मैप है, और अफगानिस्तान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा भौगोलिक रूप से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लगातार यहाँ पे अफगानिस्तान की चर्चा जो है वो बनी हुई है। फ्रेंड, अफगानिस्तान की राजधानी देखिए काबुल है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो अफगानी है। ठीक है, अफगानी जो है यहाँ की मुद्रा है। और इस समय चूंकि अफगानिस्तान में तालिबानियों का शासन है, और तालिबानियों के अधीन जो अंतरिम सरकार है, उस अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम देख लीजिए क्या है? मुल्ला मोहम्मद, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, हसन अखुंद। ठीक है, हसन अखुंद जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अंतरिम सरकार के। ठीक है, और फ्रेंड यहाँ पे अगर बात करें कि देखा जाए कि ये जो अफगानिस्तान है वो कौन कौन से देशों से अपनी सीमा को साझा कर रहा है, तो उत्तर से देखना शुरू करिए। देखा जाए यहाँ से तो उज्बेकिस्तान से, फिर देखा जाए तो तजाकिस्तान से, और फिर उसके बाद यहाँ फिर फ्रेंड देखिए भारत से भी इसकी सीमा जो है वो साझा होती है, लेकिन वो क्षेत्र कहाँ चला गया है? पीओके। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये क्षेत्र चला गया है। इसलिए अगर वर्तमान में देखें तो भारत के जो क्षेत्र है जिसपे पाकिस्तान का कब्जा है, तो ये इस समय जो अपनी साझा कर रही है सीमा वो पाकिस्तान के साथ कर रही है, जो कि किससे? यहाँ पे कौन सी रेखा है फ्रेंड? डूरंड। ठीक है, डूरंड लाइन है, जो कि कितने किलोमीटर लंबी थी फ्रेंड, इसके बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी चर्चा किया था। तो यहाँ पे देखा जाए, फिर उसके दक्षिण में देखा जाए तो पाकिस्तान है, और फिर उसके बाद देखा जाए ईरान है, फिर उसके बाद देखा जाए तुर्कमेनिस्तान है। ये पूरी तरीके से एक जो कि एक लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, कौन? अफगानिस्तान है। और फ्रेंड यहाँ की एक क्षेत्र है जिसका नाम है पंचशीर घाटी। ठीक है, पंचशीर घाटी के बारे में आप ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा पंचशीर घाटी जो है वो किस देश से संबंधित है, तो वो अफगानिस्तान से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 5वें गंगा उत्सव के दौरान किस संस्था ने एटलस रिवर ऑफ द पास्ट विकसित किया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आईआईटी कानपुर के द्वारा एटलस रिवर ऑफ द पास्ट जो है वो विकसित किया गया, जो कि 5वें गंगा महोत्सव के दौरान, ये जो 5वां गंगा महोत्सव का आयोजन किया गया था वो 1 से 3 नवंबर के दौरान किया गया था, यानी कि गंगा उत्सव 2021 नदी गंगा महोत्सव। और इसी दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, आईआईटी कानपुर के द्वारा गंगा एटलस रिवर ऑफ द पास्ट जो है वो विकसित किया गया। और ये एटलस देखिए, ये जो एटलस है वो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर राजीव सिन्हा की ओर से विकसित किया गया। और इस एटलस से देखा जाए तो गंगा एटलस जो कि 5 से 6 दशक यानी कि 50 साल से 60 साल के वर्षों के दौरान जो है दशकों के में गंगा नदी में हुए परिवर्तन की संरचना प्रणाली, भूमि के उपयोग,
कवर की गई भूमि, नदी की गतिशीलता और संबंधित मुद्दों के डॉक्यूमेंटेशन में सहायता देगा। ठीक है, क्या सहायता? ये जो आपका गंगा एटलस, जो कि किसके द्वारा? कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर राजीव सिन्हा के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संचार मंत्रालय द्वारा 5G कनेक्टिविटी पर एक प्रौद्योगिकी नवाचार समूह का नेतृत्व करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर रजोरिया, सुनील मित्तल, शशि थरूर, राजा रमन। तो करेक्ट आंसर इज डी, राजा रमन को नियुक्त किया गया है संचार मंत्रालय के द्वारा। किस लिए? 6G यानी कि 6 जनरेशन कनेक्टिविटी पर एक प्रौद्योगिकी नवाचार समूह का नेतृत्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने विश्व स्तर पर 6G प्रौद्योगिकी के विकास में नेतृत्व करने के लिए छठी पीढ़ी 6 जनरेशन पर एक प्रौद्योगिकी नवाचार समूह का गठन किया है। और इस नवाचार समूह का जो अध्यक्षता कर रहा है, कौन कर रहा है? ये राजा रमन के द्वारा किया जा रहा है, जो कि अध्यक्ष है डिजिटल संचार आयोग और सचिव को पहल का अध्यक्ष नामित किया गया है। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा महात्मा गांधी की स्मृति में पहला स्मारक सिक्का लॉन्च किया गया है? और ये सिक्का देखा जाए तो 5 पाउंड का है। हाँ, किसके द्वारा? फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन के द्वारा महात्मा गांधी की स्मृति में पहला स्मारक सिक्का जो कि 5 पाउंड का है उसे लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ब्रिटेन में दीपावली के अवसर पर महात्मा गांधी के जीवन और विरासत का जश्न मनाते हुए ब्रिटेन के चांसलर व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने महात्मा गांधी की स्मृति में पहला स्मारक सिक्का जो कि 5 पाउंड का है लॉन्च किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस सिक्के की खासियत देखा जाए तो ये एक गोल आकार का सिक्का है जो कि सोने और चांदी सहित कई मानकों में उपलब्ध है। और इसको विकसित किसके द्वारा किया गया? इसको डिजाइन देखिए किसके द्वारा किया गया है। ये डिजाइन किया गया है हीना ग्लोवर के द्वारा। इस सिक्के को डिजाइन किया गया है जो कि सोने और चांदी सहित कई मानकों में उपलब्ध है और ये गोल सिक्का है, ध्यान रखिएगा। यहाँ डिजाइन न जो है वो नहीं है, टाइप कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो इस सिक्के पे सबसे खास बात है कि इस सिक्के पे गांधी के सबसे प्रसिद्ध उद्धरणों में से एक क्या है? वो मेरा जीवन मेरा संदेश। ठीक है, वो उस पे उद्धृत है। और वहीं पे देखा जाए इसके साथ ही भारत के राष्ट्रीय फूल कमल की भी छवि जो है इस सिक्के पर है। ठीक है, चूंकि ब्रिटेन जो कि लगातार चर्चा में बना हुआ है, यहाँ पे G7 की अध्यक्षता भी इसने किया। और साथ ही साथ ग्लासगो के देखा जाए स्कॉटलैंड के ग्लासगो में यहाँ पे अभी हाल ही में COP26 का भी आयोजन किया गया। इसलिए भौगोलिक दृष्टि से जो है ब्रिटेन जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर से हम ब्रिटेन के बारे में देखते हैं। तो देखिए ये है आपका यूके का मैप। हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि यूके में देखिए किस किस प्रांतों को मिलाकर के यूके बनता है। तो यहाँ पे देखा जाए वेल्स को, इंग्लैंड को, ठीक है, स्कॉटलैंड को और साथ ही साथ नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलाकर के यूके का, ठीक है, निर्माण होता है, जिसकी राजधानी देख लीजिए क्या है? लंदन। ठीक है, लंदन है। बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन जिसकी राजधानी लंदन है, यहाँ की मुद्रा फ्रेंड क्या है? पाउंड स्टर्लिंग जो है यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। ठीक है, बोरिस जॉनसन जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति देख लीजिएगा, इधर देखिए नॉर्थ सी है, ठीक है, इधर अटलांटिक ओशन है। फ्रेंड आपसे मेरा एक प्रश्न है, अभी हाल ही में हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था, तो आप मुझे एक क्वेश्चन है जिसका उत्तर दीजिए कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कौन सी स्टेट यानी कि जल संधि है, और वो जल संधि किन दो जल संधियों को जोड़ती है, किन दो जल भागों को जोड़ती है और किसको किसको वो अलग करती है। ये चीज़ मुझे आंसर करिए कि कौन सी जल संधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है? बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है। तो आइए फ्रेंड समझते हैं क्या है ये। तो भारतीय स्टेट बैंक ने पेंशन भोगियों के लिए पहली वीडियो जीवन प्रमाण पत्र सेवा शुरू की है। और ये देखा जाए ये जो सुविधा है, नई सुविधा में पेंशन भोगियों
भोगी अपने घरों से वीडियो के माध्यम से अपना जीवन प्रमाण पत्र जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि अगर बात करें वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस जो है शुरू की गई किसके द्वारा, एसबीआई के द्वारा। तो इस सर्विस में क्या है कि अगर आप पेंशनर हैं और आप पेंशन जो है वो भारतीय स्टेट बैंक के खाते में अगर आपकी पेंशन आती है, तो अब आपके लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है किसके द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, कि यह सुविधा होगी वीडियो कॉल के जरिए लाइव सर्टिफिकेट जमा करने की। यानी कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 नवंबर से, ठीक है, 1 नवंबर से पेंशनरों की यह सुविधा दी है कि वो वीडियो कॉल के माध्यम से क्या करें, अपना लाइव सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र जो है वो जमा कर सकते हैं। यही है आपकी जो सुविधा इनके द्वारा शुरू की गई है। और इस सुविधा का जो लाभ उठा सकते हैं वो पेंशन भोगी उठा सकते हैं। पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी के पति पत्नी जो है सुविधा का जो है वो लाभ नहीं उठा सकते। ठीक है, जिसके नाम से पेंशन आ रही है, जो पेंशन भोगी है, वही इस सुविधा का लाभ उठा सकेगा। ठीक है, चूंकि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर देखिए मुंबई में है। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन है इस समय वो दिनेश, ठीक है, दिनेश कुमार खारा, ठीक है, वो इसके चेयरमैन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक संरक्षण मिशनों के प्रबंधन के लिए पहला विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित किया। सॉरी फ्रेंड, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु के द्वारा प्राकृतिक संरक्षण मिशनों के प्रबंधन के लिए पहला विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित किया गया। इसके बाद देखते हैं, तो तमिलनाडु सरकार ने प्राकृतिक संरक्षण मिशनों के प्रबंधन के लिए पहला विशेष प्रयोजन वाहन स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसका नाम क्या है, तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, ठीक है, इसे स्थापित किया। इस कंपनी में देखा जाए तो यह कंपनी जो है व्यावसायिक रूप से 3 महत्वपूर्ण प्राकृतिक संरक्षण मिशनों, जिसमें कि क्या क्या शामिल है, तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन, तमिलनाडु आर्द्र भूमि और तमिलनाडु ग्रीन मूवमेंट मिशन का प्रबंधन करेगी। ठीक है, कौन सी, जो तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी है वो इन सब महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक संरक्षण मिशन है उनका ये क्या करेगी, प्रबंधन करेगी। कौन कौन से हैं, तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन, तमिलनाडु आर्द्र भूमि और तमिलनाडु ग्रीन मूवमेंट मिशन। ठीक है, क्योंकि जब हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं फ्रेंड, तो ये देख लीजिए आपका प्यारा भारत है और इसमें देखा जाए तमिलनाडु की अगर हम लोग लोकेशन देखें तो देखा जाए सबसे दक्षिण में है। ठीक है, तमिलनाडु जिसकी राजधानी देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें चेन्नई दिख रही है, बिल्कुल देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी फ्रेंड क्या है, चेन्नई है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है, MK, ध्यान रखिएगा, MK स्टालिन। ठीक है, स्टालिन जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम है RN रवि। ठीक है, यहाँ के ये राज्यपाल हैं फ्रेंड। ठीक है, तमिलनाडु की अगर बात करें सीमा देख लीजिए तो उत्तर में आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो कर्नाटक से, और वहीं देखा जाए तो इसके पश्चिम में देखा जाए तो केरल से ये अपनी सीमा को साझा कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए आपको पुडुचेरी दिख रहा है। ठीक है, पुडुचेरी जिसकी सीमाएं देखिए कितने राज्यों में, 3 राज्यों में फैली हुई है। कौन कौन से वो 3 राज्य हैं फ्रेंड, एक तो आपका देखा जाए यहाँ पे यनम है जो कि आंध्र प्रदेश में पुडुचेरी का है, वहीं देखा जाए तो देखा यहाँ पे तमिलनाडु में ही देखा जाए नीचे कराईकल है। ठीक है, और वहां देखा जाए तो यहाँ पे केरल में माहे है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न आ चुका है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य की कैबिनेट ने औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी प्रदान की है, असम, दिल्ली, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, असम की सरकार ने, असम की जो राज्य कैबिनेट है उसने औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी दी है। आइए देखते हैं ये नियम क्या है। तो असम राज्य की कैबिनेट ने नियोक्ताओं, जो नियुक्त कर रहा है, और जो उनके कर्मचारियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी दी है। ठीक है, और औद्योगिक संबंध से संबंधित 3 केंद्रीय श्रम संहिताओं के प्रावधानों को समामेलित, सरल और युक्ति संगत बनाने के लिए औद्योगिक संबंध नियम जो है वो बनाया गया है। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो असम की कैबिनेट ने प्रवासी श्रमिकों को सूखे राशन उपलब्ध, जो सूखे राशन के रूप में राहत प्रदान करने के लिए असम प्रवासी श्रमिक
खाद्य सुरक्षा असम माइग्रेंट वर्कर्स फूड सिक्योरिटी स्कीम को भी मंजूरी दिया है। और इस स्कीम में देखा जाए तो यह योजना इस योजना के तहत जो ई श्रम पोर्टल पर जो उपलब्ध प्रवासी श्रमिक के जो डेटा होंगे और जो अन्य संसाधनों का उपयोग उन्हें राशन वितरित करने के लिए किया जाएगा, ठीक है, इसके द्वारा। तो असम की बात कर रहे हैं तो ये देख लीजिए असम है, ठीक है, हमारा उत्तर पूर्व राज्य है और ये 7 सिस्टर में से एक है, ठीक है। असम जिसकी राजधानी देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें दिसपुर दिख रही है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं फ्रेंड, जिनका नाम है जगदीश, ठीक है, जगदीश मुखी, यहाँ के राज्यपाल हैं। असम देख लीजिए फ्रेंड, जो किससे किससे अपने राज्यों की जो है सीमा अपना साझा कर रहा है। असम देखा जाए तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल से, फिर यहाँ अरुणाचल प्रदेश से और वहाँ नागालैंड से, साथ ही साथ देखा जाए तो मणिपुर और मिजोरम से और साथ ही साथ त्रिपुरा से, और साथ साथ इस 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी जो है असम साझा कर रहा है, किसके साथ, भूटान के साथ, और यहाँ देखा जाए बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए अभी हाल ही में जो 2 राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं असम में, टोटल 7 है, 2 नए कौन से, उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए, ठीक है। आज थोड़ा सा मेरी तबीयत थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो रखा है, आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, वेदर काफ़ी चेंज हो रहा है तो आप लोग भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, है ना। काफ़ी इस समय तबीयत और जैसा इस टाइम सीजनल फीवर आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो अपने आप को ख्याल रखिए क्योंकि एग्जाम आप लोग का नेक्स्ट मंथ है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखिए। चलिए आगे प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा द स्टेट ऑफ क्लाइमेट एम्बिशन 2021 रिपोर्ट जारी की गई? WMO, IUCN, यूनेप, FAO। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा द स्टेट ऑफ क्लाइमेट एम्बिशन रिपोर्ट 2021 जो है वो जारी की गई। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने द स्टेट ऑफ क्लाइमेट एम्बिशन रिपोर्ट शीर्षक वाली 2021 शीर्षक वाली रिपोर्ट जो है वो जारी किया है। और देखा जाए इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि कमजोर राष्ट्र, विशेष रूप से जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और जो छोटे द्वीप विकासशील राज्य हैं के 93% ने राष्ट्रीय जलवायु प्रतिज्ञाओं को बढ़ाया। यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार बताया ये गया है कि जो कमजोर राष्ट्र हैं वो जलवायु संकट से निपटने के लिए सबसे अधिक प्रयास कर रहे हैं, जबकि बात की गई है इसमें ये बताया गया है कि जो सबसे बड़े जो उत्सर्जन करता है, जो बहुत ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं, ठीक है, गैसों के, जो ग्लोबल वार्मिंग में जिनका बहुत भूमिका है, और वहीं देखा जाए जो अमीर देश हैं इनके द्वारा जो है जलवायु संकट के प्रति काफ़ी धीमी प्रतिक्रिया दिखाई जा रही है। और वहीं बात किया गया है, इसमें बताया गया है कि जो कमज़ोर देश हैं वो अक्सर दुनिया के सबसे गरीब लोगों के घर होते हैं जो जलवायु संकट की अग्रिम पंक्ति में खड़े होते हैं। यानी कि जो सबसे कमजोर देश हैं जिनका उत्सर्जन में किसी भी तरह की भूमिका नहीं होती है, लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब जलवायु संकट होता है तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यानी कि वो सबसे ज़्यादा अग्रिम पंक्ति में खड़े होते हैं, बेचारे उनका कोई योगदान भी नहीं रहता लेकिन सबसे ज़्यादा वही प्रभावित होते हैं। तो इस बारे में इस रिपोर्ट में यही बात जो है वो मेंशन की गई है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट है का यह समूह जो है, जिसमें 78 देश जो शामिल हैं, वैश्विक ग्लोबल जो हाउसिंग गैस होता है उसमें देखा जाए उत्सर्जन में केवल 7% जो है वो क्या करते हैं, जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया, जो 78 पर जो देश हैं कौन से, जिसमें जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हो गए और खासकर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट हो गए, वो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में क्या करते हैं, केवल उनका कितनी भूमिका होती है, 7% के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन वो सबसे आगे पंक्ति में खड़े होते हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बारे में आप लोगों ने बताया था, ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस शामिल हैं आप लोगों ने ऑलरेडी बताया था। अगर आप लोग का बताने का मन फिर से करें तो फिर से बताएगा, क्योंकि इससे आपका मल्टीपल टाइम जो है वो चीज़ें रिविजन होंगी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने लोगों को वर्ष 2020 के लिए पद्म अवार्ड से सम्मानित किया? 150, 120, 130, 141। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 141 लोगों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2020 के लिए पद्म अवार्ड से सम्मानित किया।
तो देखा जाए हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में 141 लोगों को 2020 के लिए पद्म अवार्ड से सम्मानित किया, जिसमें देखा जाए 7 हस्तियों को इन्होंने पद्म विभूषण, फिर उसके बाद 16 लोगों को पद्म भूषण और फिर 118 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। और जिसमें देखा जाए पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों में 33 महिलाओं को पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। क्योंकि आज हम लोगों ने लिस्ट को शामिल नहीं किया है, आने वाले दिन में हम इसको बारे में पूरा बता देंगे कौन कौन से लोगों को, जिसमें से 7 हस्तियों को कौन से किनको किनको दिया गया और इंपॉर्टेंट लोगों को जो पद्मश्री जो है पुरस्कार जो दिया गया है। ठीक है, इसके यानी कि पद्म पुरस्कार में 3 पुरस्कार होते हैं, जिसमें टॉप पे देखा जाए तो पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्मश्री। सीक्वेंस पता होना चाहिए। भारत रत्न के बाद जो भारत का सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो पद्म जो है पद्म पुरस्कार है। और पद्म पुरस्कार में जो 3 श्रेणियां हैं, जिसमें सर्वोच्च श्रेणी पे पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर पद्मश्री आता है। ये सीक्वेंस आपको पता होने चाहिए। अगला है कि किस भारतीय बंदरगाह पर पहली बार रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया? न्यू मंगलुरु बंदरगाह, कोची बंदरगाह, श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर पहली बार रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया। तो ये कोलकाता के हैं श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर, जो है लंबी दूरी की संचार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, ठीक है, लंबी दूरी की जो संचार सुविधा है उसको प्रदान करने के उद्देश्य से रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन किया गया है। और इसकी खासियत देखा जाए तो रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो वॉइस ओवर आईपी के समान है, जो टेलीफोन कॉल की बजाय 2 तरफ रेडियो संचार को बढ़ाता है। और इससे देखा जाए, सुविधा में देखा जाए, अगर तूफान आ रहा हो, खराब मौसम हो, उस दौरान भी जो है रेडियो के माध्यम से सीधे जो है संचार किया जा सकता है। तो ये इसकी खासियत है। चलिए, चूंकि हम लोग इसके बारे में बात करें तो फ्रेंड आज मेरा प्रश्न ये है कि आप मुझे बंदरगाहों के बारे में बताएं, 2-3 लिस्ट की। देश का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, किस राज्य में है? और देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा? और साथ ही साथ आप मुझे बताएं कि प्राकृतिक बंदरगाह, जो प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह है देश के, वो कौन कौन से और किस किस राज्य में स्थित है? 3 प्रश्न है। ठीक है, पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह, दूसरा सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, और प्राकृतिक बंदरगाह जो प्रमुख है वो कौन कौन से राज्य में और कौन कौन से है, इसकी लिस्ट बताइए। प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। काफी वर्क दे रही हूँ ना, इसलिए दे रही हूँ कि आप लोग का एग्जाम है, जितना ज्यादा आप लोग पढ़ोगे आप ही लोग का सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए ये थे हमारे एमसीक्यूज आज के। अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे। ठीक है, हमारा पहला फैक्ट्स ऑफ द डे है कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन प्रेसिडेंट कप के उद्घाटन में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता? जावद फोरोफी ने। ठीक है, इन्होंने जीता। देखिए, उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 9 नवंबर को मनाया गया। 2000 में उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर के भारत का 27वां राज्य बना था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड की राजधानी फ्रेंड क्या है? देहरादून है। और आप मुझे बताइए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, आप मुझे बताइए। देखिए, एक पुरस्कार है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। किसे किया गया है? अजय कुमार शर्मा। ये सारे प्रश्न जो है अभी चूंकि पूछे जा सकते हैं आरओ में, क्योंकि आरओ में मतलब मुझे मान के चलते हैं कि 15 से 20 तारीख तक जो है, 15 तारीख तक का, आप 15 नवंबर तक का करंट अफेयर्स तैयार करके चलिए। ठीक है, आरओ में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार जो कि अजय कुमार शर्मा को मिला। अगला है अमेरिका राज्य का प्रांत है जॉर्जिया, वहां पे भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया। कौन सी भारतीय भाषा को? कन्नड़ को। ठीक है, कन्नड़ को जो है राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया जॉर्जिया ने। T20 विश्व कप 2021 में 18 गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक बनाए किसने बनाए? केएल राहुल ने। देशव्यापी आपातकाल अभी हाल ही में एक देश में घोषित किया गया, इथोपिया में घोषित किया गया। आने वाले दिन में मैं आपको रीजन भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला है प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना के तहत शुरू की गई बकरी उत्पाद श्रेणी में पहला 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होगा दिल्ली बैक्स। ठीक है, दिल्ली बैक्स होगा। WMO ने यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2013 से 2021 के बीच वैश्विक समुद्र के जल स्तर में प्रतिवर्ष वृद्धि दर्ज की है। कितना? 4.4 मिलियन। ठीक है,
रूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है? पवन कुमार को। पवन कुमार जो है भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं रूस में। ठीक है, लास्ट है यहाँ पे कि फैक्ट्स ऑफ द डे में कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? संजीव कुमार, माफ करिएगा, संजीव कुमार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। पुस्तक है जिसका नाम है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। उसके लेखक देखिए भास्कर चट्टोपाध्याय जी हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। अब उत्तर प्रदेश स्पेशल पे आते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल में देखिए, नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार जो अजय कुमार शर्मा को मिला है वो संबंधित है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उनसे संबंधित है अजय कुमार शर्मा। वहीं देखा जाए पंडित छन्नूलाल मिश्र को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। वो किराना घराने से संबंधित है जो कि बनारसी, ये सब घराने पूछते हैं फ्रेंड। तो जो पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है, नाम क्या है? पंडित छन्नूलाल मिश्र। ठीक है, किराना घराना से संबंधित है, बनारस। रामसर साइट के लिए चर्चा में एक स्थान है जिसका नाम है बखीरा पक्षी विहार, जो कि संत कबीर नगर में जो है वो स्थित है। बखीरा पक्षी विहार है, इसको रामसर साइट बनाने के लिए चर्चा चल रही है। और वहीं देखा जाए उत्तर प्रदेश के राजस्व और बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री जिनका अभी कोरोना के कारण निधन हो गया है, क्या नाम था? विजय कश्यप। और अंतरराष्ट्रीय इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है जालौन निवास राजकुमार को। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से था हमारा आज का करंट। ठीक है, आज थोड़ा सा मेरी तबीयत था, मुझे काफ़ी कोल्ड हो रखा है, काफ़ी छींक भी आ रही थी, तो थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था, तो आपको काफ़ी असुविधा के लिए मुझे माफ़ करिएगा। बाकी जो मैंने प्रश्न पूछे हैं आप लोग एक जो है उसका अगर एक भी आंसर देंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी अगर आपको डेली जो करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं उसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम में जाकर के आप डिकोड एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ डेली जो भी हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं उसकी पीडीएफ अवेलेबल होती है, आप वहाँ से डाउनलोड करके डेली आप उसका रिविजन कर सकते हैं। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें। और फ्रेंड काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आरओ के लिए रिविजन सेशन सीरीज ला, जल्दी ही हम लोग आ रहे हैं पूरे आपका आरओ के लिए पूरा रिवीजन सेशन सीरीज, पूरा करंट अफेयर्स आपको अच्छे से रिवाइज कराया जाएगा। पूरा एक साल की पूरी जो है करंट अफेयर्स आपको रिवाइज कराई जाएगी। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।